Bismillahirrahmanirrahim. Today there is a lecture on homeopathic treatment of the Budd-Chiari syndrome. Homeopathic treatment of Budd-Chiari syndrome में जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया पार्ट फर्स्ट उसका एक फास्ट रिव्यू एंड देन वी विल कंटिन्यू अवर टुडेज लेक्चर ऑफ द Budd-Chiari syndrome. Budd-Chiari syndrome होता क्या है which we learned in previous lecture. blockage of the hepatic vein. जो हिपाटिक वेन होता है राइट, ये लेफ्ट लोब, राइट लोब और यहाँ से आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा, राइट लोब से एक हिपाटिक वेन शाबाश LHV, which vein? LHV, लेफ्ट हिपाटिक वेन. राइट लोब से राइट लोब से ड्रेन आउट करता है एक हिपाटिक वेन IVC में which is known as RHV, right hepatic vein. मिड ऑफ द लीवर से एक वेन ड्रेन आउट करता है IVC में which is known as MHV, right? So what we have learned कि Budd-Chiari syndrome क्या होता है. जब कभी भी LHV या RHV या MHV राइट, यहाँ इस लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इसको हम ना Budd-Chiari syndrome कहेंगे. यानी जो लीवर का ड्रेनेज सिस्टम होता है, जब लीवर मुख्तलिफ चीज़ें बना के जो इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द जो इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द लीवर विच इज़ नोन एज क्लासिक लोब्यूल्स, अब वो जो चीज़ें बना के जो ड्रेन आउट करता है ब्लड में, जो प्रोटीन बना के, जो एल्ब्यूमिन बना के, जो ग्लोबुलिन बना के, जो क्लॉटिंग फैक्टर 13 के 13 बना के वो ड्रेन आउट करता है ब्लड में, ठीक. उस चैनल्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस चैनल्स की ऑब्स्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? Budd-Chiari syndrome कहते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेक्चर. कॉजेशन में हम गए, कॉजेशन में हमने देखा कि इसका जो काज होता है ये 1/3 लोगों में, यानी 3 मरीजों में 1 मरीज में जो होता है इसका काज जो होता है अननोन है. बाकी ना इसके अलावा जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें जो काज होता है वो नोन होता है. जो काजेज़ हमने देखी तो उन काजेज़ में हमने जो ब्लॉकेज करता है ये हिपाटिक वेन का, वो ना आपका जो सुर्ख खलियात होते हैं जब वो आपस में एग्रीगेट करते हैं विच इज़ नोन एज पोलिसेथीमा विच वी हैव लर्न. अब उसके बाद जो सफ़ेद खलियात होते हैं वो ना ऐसे ना चिपक के आपस में ना एक क्लॉट सब, ये एम्बोलिज्म सब बनाते हैं और एक ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं वो क्या जो आपका जो हिपाटिक वेन है उसका LHV को, RHV को, MHV को, ठीक, विच इज़ नोन एज ल्यूकीमिया. जो ल्यूकीमिया में होता है, जो ल्यूकीमिया में क्या होता है, ल्यूकीमिया में विच वी हैव लर्न के ल्यूकीमिया जो होता है टाइप ऑफ कैंसर है और इसमें जो TLC होता है स्टेम सेल्स में, जो बोन मेरो में, उसका प्रोलिफरेशन मतलब ये अनकंट्रोल डिवीजन उसका होता है. मतलब डिवीजन शुरू होता है, आप उसका जो ब्रेक होता है एंटी ऑन्कोजीन वो ख़राब होता है. अब क्या होता है
कि जो डिवीज़न होता है वो ना कंटिन्यू रहता है, वो ब्रेक नहीं लेता, वो स्टॉप नहीं होता, राइट, नंबर 1। दूसरा, जो ओमा, जो ट्यूमर, जो कैंसर में हमने जो हमारे लेक्चर्स पे मौजूद है, उसमें ये है कि जो सेल्स होते हैं वो भी इमेच्योर होते हैं, मैच्योर सेल्स नहीं होते। तो जो इमेच्योर सेल्स होंगे तो वो ना काम करने के काबिल भी नहीं होते, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। सो ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया और जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, वो इकट्ठे होकर ना थ्रोम्बस बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर में कोई फ़र्क आता है या कोई भी प्रोथ्रोम्बिन या कोई कोई पैथोलॉजी आती है, उसकी वजह से ना आपका जो प्लेटलेट्स होते हैं ये आपस में ऐसे क्लम्पिंग करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, थ्रोम्बस बनाते हैं। जो आप थ्रोम्बस आके ना अगर इधर फंसता है LHV में, RHV में या MHV में फंसता है तो आप इसको बर्ड-चेरी सिंड्रोम कहेंगे। अगर आपका करोनरी आर्टरीज में ये फंसता है तो वहाँ MI कर देता है, हार्ट अटैक कर देता है, राइट। और अगर ना ब्रेन में, सेरेब्रम में आपका जो कैपिलरीज होती हैं उनकी नालियों, खून की नालियों में वहाँ ये थ्रोम्बस फंसता है तो वहाँ उसको CVA, ये सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहेंगे और स्ट्रोक कहेंगे, राइट। सो प्लेटलेट्स, RBCs और WBCs का एम्बोलिज्म बनाना और उसका जो LHV, MHV और RHV उसको ब्लॉक करना, ये काजेज हमने देखी। मनसूबबंदी की गोली हमने पढ़ी, चाबी वाली गोली स्पेशली, जिसमें 2 किस्म के टेबलेट्स होते हैं। जो ब्लिस्टर होता है उसका, जिसमें वाइट भी होता है, जिसमें ग्रे कलर की गोली भी होती है। ग्रे आयरन होता है, वाइट जो होता है वो आपका सिंथेटिक लेबॉरेटरीज में आपका जो फीमेल ओवेरियन हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन है, राइट। आप ना उसके अलावा और भी बहुत सारे इंजेक्शन हैं, 7 तरीके मनसूबबंदी के, जिसमें जो गोलियां पिल्स हैं ना वो क्या करती हैं, वो भी आपका ना काज करती हैं बर्ड-चेरी सिंड्रोम को। अब उसके बाद हमने जो एपिथेलियल कार्सिनोमा होता है, जो जिगर का जो एपिथेलियम होता है, जिगर के अंदर जो वास्कुलेचर होता है, जो खून की नालियाँ होती हैं, जो सुफरावी नालियाँ होती हैं, अब उसका जो वाल होता है वो बनता है एपिथेलियल टिश्यू से। आप जब उसकी जो सेल्स होते हैं अगर वो उसका डिवीजन अनकंट्रोल होता है तो दिस इज व्हाट वी कॉल कार्सिनोमा ऑफ द लीवर। आप कार्सिनोमा ऑफ द लीवर, जब कार्सिनोमा ओमा ट्यूमर बनता है सेल्स का, जो हिपाटोसेलुलर सेल, जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द लीवर होते हैं, अगर वो ना अनकंट्रोल डिवीजन करते हैं तो ये ऐसे गुच्छा बनाते हैं, ठीक है, ऐसे क्लॉट बनाते हैं जो आपका LHV, RHV या MHV कुछ ब्लॉक करता है तो भी ये काज करता है, लीड करता है किसको, आपका बर्ड-चेरी सिंड्रोम को। सार्कोमा हमने काज पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू का जो ओमा ट्यूमर होता है, मस्कुलर टिश्यू का होता है, कनेक्टिव टिश्यू का होता है, आपका ये बोन का होता है, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल सार्कोमा। सार्कोमा इज एन अदर काज ऑफ द बर्ड-चेरी सिंड्रोम व्हिच लीड टू बर्ड-चेरी सिंड्रोम। एड्रीनल ग्लैंड्स का ट्यूमर हमने पढ़ा, जो सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है, जिसका मेडोला होता है, कार्टेक्स होता है, जिसके अलग-अलग हार्मोन होते हैं, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, व्हिच इज आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक। आप अगर उधर ट्यूमर हम बार-बार, ठीक, बहुत हमने ट्यूमर पे भी लेक्चर किए, आज भी हम 2-3 दफ़ा ट्यूमर को हमने डिफाइन किया, ठीक। तो यहाँ भी उसी तरह अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है एड्रीनल ग्लैंड में, तो वो भी काज करता है, लीड करता है बर्ड-चेरी सिंड्रोम को। टेपवर्म की बात हमने की। टेपवर्म जो होता है ये भी जिगर का, अगर तो टेपवर्म का जो क्या कहते हैं, जो उसका ओवा होता है, अगर वो जाके ना वो टेपवर्म का ओवा वो सर्कुलेट करता है ब्लड में, थ्रू पोर्टल वेन जाता है, राइट। थ्रू पोर्टल वेन सीधा जाता है हिपाटिक जो क्लासिक लोब्यूल्स हैं उधर जाता है, वहाँ से हिपाटिक जो वाइट बोलर कैपिलरीज होती हैं, साइनोसाइड्स, उधर जाता है, ठीक। अब उधर ना जो उसका जो सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर होता है, अगर उधर वो फंसता है या जो उसका ड्रेनेज सिस्टम होता है LHV, RHV, MHV, उधर उसको ये ओवा जो है ब्लॉक करता है, आप ये भी लीड करता है। सो टेप वर्म का ओवा ये भी, और टेप वर्म आल्सो ये भी लीड करता है या बर्ड-चेरी सिंड्रोम को, राइट। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। केमोथेरेपी इज एन अदर काज ऑफ द बर्ड-चेरी सिंड्रोम। केमोथेरेपी नाम के अंदर कि केमिकल के ज़रिए थेरेपी, एक ड्रिप होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, जो ब्लाइंड बम्बारमेंट होता है, जो आपका जो इजाफी जो अनकंट्रोल जो इमेच्योर सेल्स और ट्यूमर में होते हैं, एज वी लर्न, अब ये ना उसको जलाता है। अब इसको ये नहीं पता होता कि भाई ये जो सेल्स हैं, जो ये इस सेल के और इन सेल्स को रहने दो, और ये सेल जो है ना, जो इमेच्योर सेल्स हैं ना, जो काम के नहीं है, इसको ख़त्म कर दो। ये तो आपका काम के सेल्स भी ख़त्म करता है, और जो आपका जो काम के सेल्स नहीं होते, जो ट्यूमर के सेल्स होते हैं, वो भी ये ख़त्म करता है, और बाकी भी बहुत सारा नुकसान करता है। और जिसमें एक नुकसान आपका ये बर्ड-चेरी सिंड्रोम भी कर देता है, जो LHV, RHV और MHV है, इसका नरिंग कर देता है, राइट, और बर्ड-चेरी सिंड्रोम को लीड करता है। रेडियोथेरेपी इज एन अदर काज ऑफ द विच वी डिस्कस के एन अदर काज ऑफ द बर्ड-चेरी सिंड्रोम।
रेडियोथेरेपी हमने आज आपको एंटीडोट उसके समझाने हैं कि इसको आपने कैसे एंटीडोट करना है। होम्योपैथी में बहुत बड़ा हमारे पास रेंज है और वाहिद आपका स्कूल ऑफ मेडिसिन है जो इन चीज़ों को एंटीडोट करने की सलाहियत रखता है। सो रेडियोथेरेपी जो होता है थ्रू रेडिएशन जो थेरेपी करते हैं कैंसर में स्पेशली आप ना, वो भी आपका बर्चेरी सिंड्रोम को काज करता है। आप ट्रामा लीवर को होता है, कोई ब्लो होता है, कोई आपका रोड फाइट होता है, कोई फॉल होता है, कोई रोड ट्रैफिक आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कुछ भी आपके जिगर को ट्रामा होता है तो भी ना ये काज करता है LHP, RH और MHP के ब्लॉकेज को, और दिस इज व्हाट वी कॉल ना बर्चेरी सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स हमने पढ़ी, इन्वेस्टिगेशन हमने देखा और एलोपैथिक ट्रीटमेंट हमने पढ़ा कि क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। हमने आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ाया कि जो बर्चेरी सिंड्रोम की सिम्टम एग्जैक्ट ना कौन सी बीमारियों में ये जो बर्चेरी सिंड्रोम का जो सिम्टम्स होती हैं वो हमने आपको स्पेशली जो IVC होता है, अगर इधर भी ब्लॉकेज होता है, यहाँ हमने आपको एक चीज़ समझाई, दोबारा मैं आपको यहाँ रिव्यू दे देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ योर हार्ट, राइट, 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। आप ना होता क्या है कि ये आपका एओर्टा है और ये आपका एओर्टिक वाल, ये आपका पल्मोनरी ट्रंक, ये आपका पल्मोनरी वाल, ये ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड विच इज आल्सो नोन एज मिट्रल वाल, दिस इज योर लंग्स एंड दिस इज योर inferior vena cava, IVC, and this is from upper portion of the body, this is your superior vena cava। एंड होता क्या है कि यहाँ से आपका सेंट्रल वेन से हर क्लासिक लोब्यूल से एज पर क्लासिकल लोब्यूल्स वी आर मिलियन ईयर्स, जैसे हमने माइक्रो एनाटॉमी ऑफ द लीवर में पढ़ा, तो यहाँ हर एक मिलियन सेंट्रल वेन से ना छोटी छोटी खून की नालियाँ निकलती हैं, वो इकट्ठी होती हैं, तो LHP और MHP और RH ये फ्यूज होकर ये बनाती हैं और ड्रेन आउट करती हैं इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा जो क्या करता है, इंफीरियर वेना केवा सीधा जाता है आपका जो राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट है, यहाँ ड्रेन आउट करता है, ठीक, यहाँ खून का अखराज करता है। अब वहाँ से जो होता है खून आपका ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए जो होता है ये आपका राइट वेंट्रिकल से सीधा आपका पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स से 4 पल्मोनरी वाल्व्स के जरिए जो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट होता है, यहाँ खून आता है। और यहाँ जब खून आता है उसके बाद क्या होता है, थ्रू एओर्टा पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करता है। और एओर्टा जब नीचे आ रहा होता है इसको डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं, जब ये ऐसे ऊपर ये ऐसे असेंड करता है, यहाँ एक आर्च बनाता है, ठीक। अब उसके बाद उसको क्या कहते हैं, असेंडिंग एओर्टा कहते हैं। आप इसको डिसेंडिंग, और जो थोरेसिक कैविटी से गुजरता है तो उसको थोरेसिक एओर्टा कहते हैं। और जब कभी भी ये एब्डोमिनल कैविटी में आता है वहाँ उसको एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा में जब ये ईलियक जो आर्टरी आपकी होती है यहाँ तक पहुँचता है तो राइट ईलियक आर्टरी और लेफ्ट ईलियक आर्टरी में इसका डिवीजन होता है, एक आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज में राइट और दूसरा लेफ्ट में जाता है। तो वापस आ जाएँ, थोरेसिक जो आपका एओर्टा है, थोरेसिक एओर्टा से एक बड़ा खून का नाली निकलता है विच इज नोन एज सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक से क्या होता है, सीलियक ट्रंक ये सपोज यूर सीलियक ट्रंक। अब सीलियक ट्रंक से क्या होता है, हिपाटिक आर्टरी निकलती है जो आपका जिगर को खून की सप्लाई करती है, और एक पोर्टल इनपुट होता है जिगर को। तो ये 2 इनपुट्स हैं, 2 खून की सप्लाई हैं विच वी हैव लर्न इन द लेक्चर ऑफ द माइक्रो एनाटॉमी ऑफ द हिस्टोलॉजी ऑफ द लिवर, ठीक है, जिसपे हमारे चीज़ 7 लेक्चर मौजूद है, वो हमने किए, वहाँ आप डिटेल देख सकते हैं। आप ना ये सारा सर्कुलेशन देखिए, यहाँ से आपका क्लासिक लोब्यूल से, ठीक, थ्रू इंफीरियर वेना केवा, ये जो MHP, RH और LHP है, इंफीरियर वेना केवा हार्ट से लंग्स, और लंग्स से ना जो होता है लंग्स से दोबारा हार्ट, और दोबारा हार्ट से एओर्टा से दोबारा थ्रू सीलियक ट्रंक से सीलियक आर्टरी, ये पूरा आपका साइकिल हो जाता है कंप्लीट, राइट। सो ये आपका, हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात कर रहे थे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ाया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यहाँ अगर आपका जो इंफीरियर वेना केवा है, अगर यहाँ कोई ब्लॉक होता है, ठीक, इसको मैं ना ब्लैक मार्कर पे बना लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। आप ना अगर यहाँ कोई ब्लॉकेज होता है, कोई ट्यूमर, कोई मतलब कार्सिनोमा होता है, एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं, अगर वो ना उसका जो कंट्रोल होता है, अगर वो लूज करता है और वो अनकंट्रोल हो जाता है, अगर वो करता है तो सेम ना आपको बर्चेरी सिंड्रोम की अलामत मिलती है। तो यू शुड डिफरेंशिएट
कि ये आपका जो बटचेरी सिंड्रोम है या ये ब्लॉकेज ऑफ इंफीरियर वेना केवा है। अब दूसरा जो हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको दिया, वो जो आपका राइट हार्ट फेलियर अगर होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल राइट हार्ट। अब ये अगर राइट हार्ट फेलियर होता है, राइट, अब ये फेल होता है तो भी ना ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा और ना इन द रिजल्ट ना ये खून बैक फ्लो मारेगा। अब देखें, लेट्स सपोज ये आपका फेल होता है, राइट हार्ट फेलियर होता है, तो क्या होगा, ये जो यहाँ से खून जाना है पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स में जाना है ना, राइट। अब अगर ये लंग्स में जाएगा, ठीक, और यहाँ ये प्रॉपर पंप नहीं कर रहा, जो आपका जो राइट वेंट्रिकल है ये प्रॉपर पंप नहीं कर रहा, ठीक, तो ये आगे पुश कर सकेगा पल्मोनरी ट्रंक में खून को, ये पल्मोनरी वाल्व को खोल सकेगा? नहीं खोलेगा ना, तो ये खून इधर कंजेशन हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जो बायकस्पिड जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ख़राब, इस पर प्रेशर आएगा, जब इस पर प्रेशर आएगा ये ख़राब होगा, और ये जब ख़राब होगा तो ये वन में होता है, तो इससे खून ना रीगर्ज करेगा कहाँ पे, जो आपका जो राइट एट्रियम है, यहाँ राइट एट्रियम से कहाँ जाना है खून ने, राइट एट्रियम से इंफीरियर वेना केवा से सीधा, तो ये इंगोर्जमेंट काज करेगा। किसको काज करेगा? इंगोर्जमेंट को काज करेगा जिगर का, तो जिगर हिपाटोमेगेली हो जाएगी। तो सेम सिम्टम प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उधर ना आपका जो हार्ट है, राइट, तो यू शुड ट्रीट हार्ट। आपने ट्रीटमेंट हार्ट का करना है, ना कि आपने ब्लॉकेज का करना है। आपने ट्रीटमेंट किसका करना है? हार्ट का करना है, ना कि आपने ब्लॉकेज का करना है। तो ये डिफरेंट डायग्नोसिस हमने आपको दिया। तो दो आपने, तो तीसरा हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ जो ये हार्ट होता है, एज वी लर्न इन द लेक्चर ऑफ द एनाटॉमी इन फर्स्ट ईयर DHMS, कि ये एक सीरियस मेम्ब्रेन में एक शापर में पैक होता है। अब वो शापर कहलाता है, 3 लेयर्स उसके होते हैं। आप जो अंदर से शुरू करते हैं हार्ट से, जो मायोकार्डियम है, इसके साथ जो अटैच जो लेयर होता है उस खिलाफ का, उस सीरियस मेम्ब्रेन का, उसको क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। जो उसके बाद जो होता है, ठीक, वो मायोकार्डियम, उसके बाद पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम की इन्फॉर्मेशन को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। अब आगे मरीज को पेरिकार्डाइटिस होता है तो भी ना सेम बैक फ्लो मारेगा ब्लड, ठीक, तो सेम बटचेरी सिंड्रोम की सिम्टम आपको प्रोड्यूस होती है। तो ये आपका एक फास्ट रिव्यू प्रीवियस लेक्चर का, और आज आप इसके बाद जो आज के लेक्चर में जो मेन पॉइंट्स हमने पढ़ने वो आपसे करता हूँ डिस्कस, उसके बाद ना डिटेल में जाते हैं। सो मेन पॉइंट जो है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सपोर्टिव ट्रीटमेंट पढ़ना है, हेल्पिंग ट्रीटमेंट हमने पढ़ना है। जो हमारा होम्योपैथिक में हेल्पिंग ट्रीटमेंट होता है, तो मैं आपको बताऊं ना, इसमें हमारी कुछ दवाइयाँ क्यूरेटिव हैं, कुछ पिलिएटिव हैं, लेकिन हमारी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो डुअल हैं, जो क्यूरेटिव भी हैं और एज वेल एज ना पिलिएटिव भी हैं और एज वेल एज क्यूरेटिव भी हैं, राइट। सो यहाँ जो हम दवाइयाँ डाली हैं आपके लिए 7 सपोर्टिव ट्रीटमेंट में, राइट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, हमने आपके लिए दवाइयाँ डाली हैं 7। तो आपने आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट आज समझाना है कि आपने हमारे पास होम्योपैथिक जो डायरेटिक्स हैं, जो पेशाब आवर दवाइयाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं, और उनका हमने आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस देना है, 1 सिम्टम 1 रेमेडी की बेस पे, कि आपने कैसे उसको सिलेक्शन करनी है विद इन नो टाइम, और आपने कैसे उसको अप्लाई करना है, और आपने रिजल्ट के लिए कितना टाइम इंतज़ार करना है। दूसरा हमारा जो आज के लेक्चर का जो हमारा पॉइंट है, वो हमारे पास है कॉजेशन पे। देखें, होम्योपैथी में दवाई सेलेक्ट करने के बहुत तरीके हैं, सब ठीक हैं अपनी अपनी जगह पे। किसी एक तरीके पे मेरा ये मानना है कोई एक तरीका जो है ये 100% मरीजों को कवर नहीं करता, राइट। सब अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, जिसमें ना जो सबसे मुफीद तरीका जो हमने पाया है वो है काजेशन का, जो 70% आपके मरीजों को ठीक करता है। सबसे मुश्किल तरीका सिम्टोमेटोलॉजी का है, ठीक, जो आपका 10% 20% मरीज ठीक करता है, ठीक। म्याज़म का तरीका है, पैथोलॉजी का तरीका है, सिंथेटिक प्रिस्क्राइबिंग है, ठीक है जी, बहुत सारे तरीके हैं, सब ठीक हैं। हम ना जो हमारा होम्योपैथी है, बहुत लोग ना काम कर रहे हैं उसमें, बहुत लोग काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, होम्योपैथिक प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, ठीक ना। हम ना किसी को ना कोई किसी पर हम ना जुमला मोतरज़ा हमने नहीं ठाकना, लेकिन ये वो लोग जो ना हमारा जो यंग होम्योपैथी अगर उसको डिट्रे करता है, तो हमने आर्गेन उठा के ना दिखाना है। आज हमने 7 एफोर्ज़म रखे हैं, 7 एफोर्ज़म हमने आपको समझाने हैं, कंक्लूजन समझाना है, लेकिन समझाना आपको है कि आर्गेनिन में छठे एडिशन से हमने आपको बताना है कि आर्गेनिन में हनीमैन क्या कहता है काजेशन के बारे में।
कॉजेशन को हमने जो आपने आपके लिए आज जो सेकंड सेगमेंट रखा आपके आज के ट्रीटमेंट का, जिसमें हमने पॉजिटिव अप्रोच लेना है। ठीक, उस पॉजिटिव अप्रोच को हमने अपना जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो हमारा नज़रिया है, उसको साबित करने के लिए कि ये आर्गेनियन से साबित है, तो उसके लिए हमने ना आपके लिए 4, 5, 7, 77, 153, 164, 165 फोर्सम आपने आपको हवाले के तौर पे बताने, और उसको भी हमने डिस्कस। तो आज हमारे लेक्चर में फिलॉसफी भी मौजूद है, आज हमारे लेक्चर में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी भी मौजूद है, और आज हमारे लेक्चर में मटीरिया मेडिका भी मौजूद है। राइट, सो ये हमारा सेकंड। थर्ड हमने क्या करना है? थर्ड हमने आपको डाइट जो रिस्ट्रिक्शन होता है बर्ड-चियोरी सिंड्रोम का, वो आपको बताना है कि क्या डाइट रिस्ट्रिक्शन होगा, क्या कौन सा डाइट है जो आपने रिस्ट्रिक्ट करवाना है। ठीक, आप ना वो हमने आपसे डिटेल डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सपोर्टेड ट्रीटमेंट ऑफ द helping treatment of the Budd-Chiari syndrome. Any question up to this? हमने आपको रिव्यू दिया प्रीवियस लेक्चर का फास्ट, कि जो हमारे पास आज नए डॉक्टर आए हैं वो बैठे हैं, जो हमारे उन लेक्चर्स में नहीं थे वो हम उनको साथ लेके चल सकें। आज के लेक्चर का हमने आपको प्रीव्यू दिया कि आज हमने कौन कौन से सब्जेक्ट डिस्कस करने हैं। फिलॉसफी, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, मटीरिया मेडिका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमने टू द पॉइंट हमने डिस्कस करना है। राइट, आज का जो लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह, ये हमारी अपनी काविश है, और हम ना आपको इंशाल्लाह ये हमारा नया कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक, जितना भी आपके पास होम्योपैथिक लिटरेचर मौजूद है, जितना भी होम्योपैथिक लिटरेचर मौजूद है, ठीक है जी, तो आपको ना जो हमने ये काविश जो की है ना, ये आपको मुख्तलिफ मिलेगा। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेना। सिना हमने इसलिए रखा सपोर्टिव ट्रीटमेंट में, पहली दवाई फर्स्ट रेमेडी सिना, SENNA सिना हमने इसलिए रखा कि जब हमने सिना को देखा, जब हमने सिना की स्टडी की, तो ना जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट था और जो आज के दौर का जो मंतकी तकाजा भी है, जो अकल का भी तकाजा है, जो मॉडर्न एज का भी तकाजा है, जो आज साइंस का दौर है, साइंस भी यही तकाजा करता है। साइंस जो है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो आज का बंदा है, वो ना स्पेकुलेशन बेस्ड बातें नहीं मानता। राइट, सो छोटी सी दवाई सिना, जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन, जिसका एरिया जिगर और गुर्दा, जिसको हमने आपका आसानी के लिए पखाना और पेशाब, जब हम उसके यूरिन में गए, हमने यूरिन पढ़ा आज से तकरीबन 9 साल पहले, और हमने इसका इस्तेमाल शुरू किया कामयाबी से, तो हमारे दिल में ये बात थी कि ये हमने अपने स्टूडेंट से और अपने यंग डॉक्टर से हमने ये डिस्कस करना है। राइट, अब बातें मैंने वो करनी है, या तो मैंने ऑर्गेनियन ऑफ मेडिसिन का हवाला देना है, फोर्स नंबर भी बताना है, या मैंने केंट रिपर्टरी का हवाला देना है, उसमें कैटेगरी बतानी है और पेज नंबर भी बताना है, और या मैंने बोरिक का हवाला देना है, या मैंने हेरन का देना है, या मैंने लिपि का या बर्नर का या नेश का मैंने हवाला देना है, या एलन का हवाला देना है। अब इस कम हवाला भी हमने नहीं देना। मकसद हमारा कि हमारा जो होम्योपैथी है, जो असल होम्योपैथी है, जो पोल्यूटेड हुआ है, जिसका जो अपनी रंग में नहीं है ना, हम उस कोशिश करते हैं कि इसकी तजदीद हो। सिना की बात कर रहे हैं। सिना जो है ये आपका बहुत ही बेहतरीन एंटी डायरेटिक है। आपके जिस्म में पानी पड़ता है, पेडल उडीमा होता है, आपका इनसार का होता है, पफी फेस होता है, कुछ भी होता है, इससे आप ड्रेन आउट करते हैं बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से ना, ये हमें रिजल्ट देता है। ये एक्सेसिव जो कम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, इससे ना हम उसको ड्रेन आउट करते हैं। आपने इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, एक जिगर और एक ना गुर्दा। जिगर गुर्दा ये 2 ऑर्गन्स इसके हैं। राइट, आप ना अगर इसका मटीरिया का हम पढ़ते हैं तो स्टार्ट में इसके लिखा हुआ है कि इन्फेंटाइल कॉलिक्स, इन्फेंट्स अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक्स। बच्चों के अंदर जब पेट का दर्द होता है, आप ये दर्द आपने पहचानना कैसे है कि ये सिना का दर्द है? When child seems to be full of wind, अगर
बच्चा है उसका जो पेट है ना वो हवा से भरा हुआ है। आप पेट का जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, आप ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन गैस्ट्राइटिस में भी होता है, ये लीवर सिरोसिस में भी है, ये बटचेरी सिंड्रोम में भी है, लीवर एंड बिली डिजीज के तमाम बीमारियों में है। तो आपने यहां डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बनानी है? अगर क्योंकि आप रेस्क्यू कर रहे हैं, अगर बच्चे का पेट ऐसे डेस्टिनेशन मतलब ऐसे फूला हुआ है, उस गैस विंड से भरा हुआ है और उसकी वजह जिगर है, आप उसका बिलिरुबिन चेक कर सकते हैं इजीली। जो कैपिलरीज होती हैं, आपका जो वाइट ऑफ द आई बॉल होता है, यहाँ जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक, वहाँ आप ना इजीली ना आप बाइल देख सकते हैं। आप उसके स्किन पे चेक 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर आपका बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ता है तो आपका स्किन पे और स्क्लेरा पे ये आपका जॉन्डिस अपीयर हो जाता है, राइट। तो ये आप स्किन पे देख सकते हैं, या आप स्क्लेरा में देख सकते हैं, या आप उसके स्टूल में चेक कर सकते हैं। अगर वाइट स्टूल है तो मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। जो बिलियरी इंट्राहिपाटिक या एक्स्ट्राहिपाटिक जो बिलियरी चैनल्स हैं, मतलब उधर ब्लॉकेज है। अब अगर आपकी रिपर्टरी में अगर वाइट स्टूल लिखा हुआ है, सामने दवाइयाँ लिखी हुई हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की दवाइयाँ हैं। उसका मतलब क्या है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की दवाइयाँ हैं। अब ना जो बच्चा होगा या जो बड़ा होगा कॉन्स्टिपेटेड होगा। अब जब कभी भी जिगर डिरेंज होगा तो मरीज कॉन्स्टिपेटेड होगा, राइट। अब तीसरी इसकी अलामत क्या है? मस्कुलर वीकनेस। दिस इज व्हाट वी कॉल एसोसिएटेड सिम्टम। लेट मी रिव्यू योर फर्स्ट ईयर फिलॉसफी। फर्स्ट ईयर फिलॉसफी में हमने मैं खुद आपको सिम्टम्स पढ़ाए कि सिम्टम्स क्या होते हैं और सिम्टम की अकसाम क्या होती हैं। सो लेट्स रिपीट, ठीक है जी, मेरे साथ आप अट्रैक्ट करें। जी, सब्जेक्टिव सिम्टम्स होती हैं, जी ऑब्जेक्टिव होती हैं, इंटरनल होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं। आप ना गाइडिंग होती हैं, जिसके 11 नाम हैं। स्ट्राइकिंग भी कहते हैं, पिक्यूलियर भी कहते हैं उसको, डिफरेंशियल भी कहते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी कहते हैं, लीडिंग भी कहते हैं उसको, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास डायग्नोस्टिक सिम्टम है, नादर अलामात हैं, और उसके बाद ना हमारे पास पैथोलॉजिकल अलामात हैं, लेबॉरेटरी वाले। उसके बाद हमारे पास पैथोजेनेटिक सिम्टम्स हैं, उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल हैं, उसके बाद हमारे पास जो है माइंड सिम्टम्स हैं, उसके बाद हमारे पास एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जिसको कॉन्कोमिटेंट सिम्टम भी कहते हैं, क्लिनिकल हैं, जर्नल हैं, लोकल हैं, ठीक है जी। आप ना ये तमाम अलामात जो होती हैं इनको क्या कहते हैं? मिक्स सिम्टम्स कहते हैं। आप इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना टोटलिटी ऑफ सिम्टम के साथ। कौन कहता है? आर्गुमेंट में हनीमैन कहता है। मैंने आपको आज वो आपको फॉर्म समझाने हैं, राइट। सो आपने उधर क्या करना है? आपने उधर फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो डिफरेंशियल सिम्टम्स को, विच आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, पिक्यूलियर सिम्टम्स, स्ट्राइकिंग सिम्टम्स को। उसके बाद जो नंबर है, ठीक, वो किसका है? सेकंड जो नंबर है वो है आपका डायग्नोसिस सिम्टम का, नादर अलामात का, ठीक है जी। एक मरीज हाँ बिल्कुल ठंडा यख है, आइसी कोल्ड है, और ना ब्लैंकेट नहीं लेना चाहता, कंबल नहीं ओढ़ना चाहता, कमीज भी निकालना चाहता है, कैंफर, अजीब अलामत है ना। जिसम ठंडा है तो मतलब उसको कंबल ब्लैंकेट लेना चाहिए ना, रजाई लेनी चाहिए उसको ना। अब वो नहीं लेता तो उसका मतलब ये है कि इंटरनल गर्मी है और बारी, अजीब अलामत है ना। एक बंदा कहते हैं जी मैं शीशे का जाज में तो लक्स, जी मैं शीशे का बना हुआ हूँ, अगर मुझे कोई हाथ लगाएगा तो मैं टूट जाऊंगा। अब ये अजीब अलामत है ना, तू जा। अब उसके बाद ना जो हमारे पास तीसरा दर्जा आता है सिम्टम्स में, जिसका वेट ज़्यादा है हमारे पास डायग्नोसिस में, जब हम वर्कअप कर रहे होते हैं, वह हमारे पास क्या है? पैथोलॉजिकल सिम्टम्स का। जब हम कोई टेस्ट लिख के देते हैं तो हम लेट्स सपोज हम यूरिन आर लिख के देते हैं, सीरम बिलिरुबिन लिख के देते हैं, एसजीपीटी, लीवर एंजाइम वगैरह, या प्रोटीन लिख के देते हैं, एजी रेशो वगैरह, तो ये हमारे पास इसका नंबर आता है। कैंट कहता है, दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन फर्स्ट ईयर फिलॉसफी इन DHMS, कि कैंट कहता है कि जी मैं पैथोलॉजिकल अलामात को ना मजमू अलामात में शामिल करके ना दवाई की सिलेक्शन करता हूँ। अथॉरिटी है कैंट, राइट। सिम्टम्स की बात हो गई ना। अब ना यहाँ वापस आ जाए, हम मस्कुलर वीकनेस की बात कर रहे हैं तो बात हमारी छिड़ी और हमने आपको रिव्यू दिया आपके सिम्टोमेटोलॉजी का कि सिम्टम क्या होते हैं। मस्कुलर सिम्टम देखें, एक बंदे का जिगर खराब होता है, एक बच्चे का या बड़े का, तो मस्कुलर वीकनेस आना ही आना है। आप इसको एसोसिएटेड सिम्टम कहते हैं तो इसको आपने इग्नोर करना है। तभी ना मैंने आपको सिम्टम समझाई कि सिम्टम्स को आपने कितना वेट देना है।
मतलब नौजिया है, वॉमिटिंग है, आर्गेनिन ऑफ मेडिसिन में आनमिन कहता है कि ये कोई अलामात नहीं है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो सब बीमारियों में होती है, सब दवाइयों में होती हैं। कहते हैं इस पे आप दवाई की सिलेक्शन करोगे 64 164 165 फोर्सम, तो कहते हैं आप शिफा तक नहीं पहुंच सकते। तो ये आप देखें एक बंदे का जिगर खराब है, जिगर डिरेंज हो गया है, अब उसको मस्कुलर वीकनेस आना ही आना है। अब मस्कुलर वीकनेस तो माइस्थीनिया ग्रेविस में भी है, जिसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, जो एसिटाइलकोलिन होता है ना, उसकी डिफिशियंसी होती है। अब सीपी के जब इंक्रीज आता है, कोई डिचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है डीएमडी, तो उसमें भी ना मस्कुलर वीकनेस पाया जाता है, बुढ़ापे में भी पाया जाता है। तो आप नहीं तो बहुत सारी बीमारियों में पाया जाता है मस्कुलर वीकनेस, सो इसको आपने इग्नोर करना है, राइट। आगे आपका जो सिना है, इसका जो लीवर होगा ये लार्ज आपको मिलेगा, हिपाटोमेगेलिया आपको मिलती है, जिगर इन लार्ज मिलता है। जिगर इन लार्ज भी बहुत सारी दवाइयों में है, बहुत सारी दवाइयों में है। आप ना, अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप ना मीडिया का लाइट खोलें और उसमें ना आप सीना निकाल लें, सीना में यूरिन में चले जाएं। हम ना एक ना इंटरेक्टिव क्लास करते हैं, अब देखें ये दवाई मैं आपको समझा के ना, उसके बाद ना फिर आगे और जो दवाइयाँ मैंने आपको समझानी है तो वो मैंने आपको ऐसे नहीं समझानी, वो मैंने आपको बस टू द पॉइंट समझानी है। सिना मैं थोड़ा आपको आपका जो किबला है ये मैंने दुरुस्त करना है, डायरेक्शन आपका ठीक करना है, वो होम्योपैथी हमने बहाल करना है, उसका तजदीद करना है, जो हानिमन की होम्योपैथी है, जो बोरिंग की होम्योपैथी है, जो बोनिंग हसन की होम्योपैथी है, जो कैंट की होम्योपैथी है, जो हियरिंग की, जो एलन और लिपी और बर्नर्ड की होम्योपैथी, वो हमने करना है, कोशिश करना है। ठीक है जी। आप देखिए उधर सिना में लिखा हुआ है स्टार्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं फिजिक्स, कि आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में सीखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। हाँ, प्री मेडिकल, जैसे मैं कहता होता हूँ कि प्री मेडिकल और बेसिक मेडिकल के बगैर, प्री मेडिकल और बेसिक मेडिकल के बगैर आप ना होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं बन सकते। होम्योपैथिक डॉक्टर कौन होगा? जो रिपर्टरी होम्योपैथिक जानता हो, जो मटीरियल मेडिका जानता हो, जो फार्मेसी और फिलासफी जानता हो, जो 4 किताबें जानता हो, वो होम्योपैथिक डॉक्टर होगा। आप वो प्री मेडिकल और बेसिक मेडिकल के बगैर ना वो नहीं बन सकता, क्योंकि ये 4 किताबें समझ ही नहीं आती, आपको म्याज़म समझ ही नहीं आता, आपको मोड ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी समझ ही नहीं आता, आपको मटीरियल मेडिका में कोई मेडिसिन भी समझ नहीं आता। एक चीज समझने की होती है, एक टेस्ट पे प्रैक्टिस करना होता है और एक चीजों को याद करना होता है। तो मैं समझने की बात कर रहा हूं, मटीरियल मेडिका समझने की चीज है, ये कोई याद करने की चीज नहीं है कि बंदा इसको याद करे, राइट। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करता है इधर, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी कहता है कि एंड डेंसिटी इंक्रीज्ड, तो डेंसिटी को भी समझना है। तो ये हमने किस सब्जेक्ट में समझना है? डेंसिटी को फिजिक्स में समझना है कि डेंसिटी क्या होता है। हाँ, अब आगे ना सेमीकोलन लगाया हुआ है। सेमीकोलन का मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है और ये डेंसिटी क्या होता है। आप सेमीकोलन का मतलब क्या होता है कि ये जब डेंसिटी इसका इंक्रीज हो गया और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी इंक्रीज हो गई, अब इसकी वजूहात क्या हैं? हाइपर एजोट यूरिया, नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स का डेंसिटी वो इंक्रीज करता है ना, राइट। अब उसके बाद ऑक्सिलूरिया, ऑक्सिलेट, फास्फेट यूरिया, एसीटोन यूरिया, जिसको केटोन यूरिया भी कहते हैं, केटोन बॉडीज। जब फैट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, फैट्स का ब्रेकडाउन होता है, तो ये वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, केटोन। जब कभी भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो कौन सा नाइट्रोजीनियस जो प्रोडक्ट्स होती हैं प्रोड्यूस होती है? यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है, क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है, जो जहर होता है, वेस्ट होता है ना, अमोनियम प्रोड्यूस होता है, राइट। आपने ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक। ये सारा अब ये यूरिन में आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये सारी चीजें यूरिन में आ रही हैं, अब ना उधर ना उसका वजन बढ़ गया है,
उसका वजन बढ़ गया ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी इंक्रीज हो गई। अब वजन बढ़ गया ना, ये सारी चीजें आ गई, अब ये डेंस हो गया ना, कंडेंस हो गया ना बहुत सारा, अब इसकी डेंसिटी कम हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग? हमने कोई लंबा चौड़ा आपको नहीं समझाना। तो अब ये सारी स्टोन वगैरह सारी चीजें आती है ना, अब ये इसका डेंसिटी इंक्रीज, अब ये डेंसिटी डिक्रीज। समझ रहे हैं आप स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज, वजन ज्यादा वजन कम। आप इसको चेक कैसे करते हैं? जो लेज में इसकी मेजरमेंट की जाती है, कैसे की जाती है? आप ना इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी करके ना, वजन करके ना, यूरिन का, आपके यूरिन का, समझ रहे हैं आप लोग? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप इसका वजन करके ना, उसके बाद ना ये जो आम H2O होता है ना, उसका वजन करते हैं, तो दोनों का तनासुब चेक करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सामने आ जाता है आपका यूरिन का। समझ रहे हैं? आपको समझ रहे हैं आप? कोई कंफ्यूजन है इधर? ठीक, मैं आपको ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का थोड़ा सा यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये फिजिक्स का सब्जेक्ट है, ग्रेविटी फ्रॉम लैटिन ग्रेविट विच मीन्स वेट। ठीक है जी, वज़न थोड़ा मैं आपको समझा दिया है मैंने, ठीक, लेकिन थोड़ा इधर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये मैं आपको सब समझा देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिफर टू द रेशो, जो मिकदार होता है ऑफ द डेंसिटी, जो घनापन होता है, कसाफत, मास, राइट, थिकनेस। है कोई कन्फ्यूजन? इसको आप नहीं समझेंगे, आपने सिना को नहीं समझना। मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ जी। साइमा समझ रही हैं? थिकनेस, घनापन, कसाफत, मास इज नोन एज डेंसिटी, नोन एज डेंसिटी। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं कोई गलत बोल रहा हूं? ठीक है जी, आप रिस्पांस दें। ठीक है जी, थिकनेस एन ऑब्जेक्ट, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी रिफर टू द रेशो, जो मिकदार होता है, ठीक है जी, ऑफ द डेंसिटी, ऑफ द थिकनेस, ऑफ द मास, ऑफ द कसाफत, ऑफ द घनापन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रेफरेंस मटीरियल। नाउ यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी विच वी डिस्कस, अब जो डिजॉल्व हलशुदा मादों की मिकदार होती है, मतलब एसीटोन की मिकदार होती है, मतलब यूरिया की मिकदार होती है। ठीक है जी, आप जो हलशुदा डिजॉल्व हलशुदा मादों की मिकदार पेशाब में नापना, ठीक है जी, ये यूरिन डेंसिटी कहलाता है। समझ गए आप यूरिन की डेंसिटी का मुकाबला किया जाता है वाटर की डेंसिटी से, और आपकी यूरिन की डेंसिटी जो होती है ये आपकी निकल आती है। तो आपकी अगर यूरिन की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो व्हाट डज इट मीन, कि जो आपकी निफ्रॉन है ना, निफ्रॉन वो खराब हो गए। जो गुर्दा रीअब्जॉर्प्शन करता है वो फास्फेट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता। आगे मैं आपको समझाता हूं। जो फास्फेट आ रहा है तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा, करेंसी मॉलिक्यूल आप उसके एक्सक्रीट हो रहा है, फेस्ट को ये प्रॉपर ना एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, तो ये आपको इंडिकेट करता है। तो सिना का मतलब क्या है कि सिना में स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज है, मतलब ये गुर्दे की दवाई है। और कोई मतलब हो सकता है इसका? हो सकता है कोई और मतलब? स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि किडनी फेलियर की तरफ इशारा कर रहा है। तो फर्दर वर्कअप शुड बी डन। आपने आरटीएस करने, आपने यूरिया करना है, क्रिएटिनिन करना है, माइक्रोएल्ब्यूमिन स्पॉट करवाना है, आपने 24 आवर प्रोटीन करवाना है। समझ रहे हैं आप? आपने ये चीजें करवानी है। आप ना ये मैं कि आपको मैं मटीरियल मिडी का पढ़ा रहा हूँ सिना, आपको मैं जो इसकी मटीरियल मिडी का में लिखा हुआ है, जो आपके हाथों में आपके सबके हाथों में मटीरियल मिडी का है। ठीक है जी, और मेरे हाथ में कोई मटीरियल मिडी का नहीं है, हमारा इधर मटीरियल मिडी का पड़ा हुआ है। हर डॉक्टर का अपना मटीरियल ऑफ मेडिसिन होता है, जांच ये फॉर मास्टर कहता है। आप लोग अब बिगिनर्स हो, आप जब आप आगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका अपना मटीरियल मिडी का होगा। आपका अपना मटीरियल मिडी का होना चाहिए कि आपको अपना एक्सपीरियंस आप एक दवाई का, कि ये दवाई मैंने इसका ये एक्सपीरियंस किया, मैं इसका ये फीचर जानता हूँ। हर वहाँ पर डॉक्टर का अपना मटीरियल मिडी का। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम फॉर ऑफ मास्टर पर्शियन डॉक्टर इंडियन, राइट। तो आगे आका इसका जो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द किडनी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोवाइड करता है आपका कि ये किडनी का एबिलिटी, कि ये कॉन्सेंट्रेशन उसकी करता है कि नहीं, कॉन्सेंट्रेट करता है यूरिन के नहीं। ठीक है जी, कंक्लूजन हमारे पास क्या आता है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होने का मतलब कि जो फासिद मादों का निफ्रॉन की कमजोरी की वजह से फिल्टर ना करने की वजह से पेशाब का वजन यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाता है, पानी की वजह से इसका वजन बढ़ जाता है, राइट। इन सिंगल वर्ड, ठीक, एक वर्ड में, किडनी फेलियर। इसका मतलब क्या है? किडनी फेलियर।
समझ आ गए? यानी गुर्दों की कमजोरी की अलामत है, किडनी फेलियर की अलामत है। ठीक है जी, इससे आपको गुर्दों के फंक्शन का पता चलता है। ठीक, जो आपके सेना में स्टार्ट में यूरिन में पहला बोरिक लिखता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी इंक्रीज्ड, आगे सेमीकोलन लगा के आपको समझाता है। समझ रहे हैं आप स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी जब इंक्रीज होती है, ठीक, जो उसकी वजूहात नीचे मटीरिया मेडिका में जो बोरिंग ने लिखी हैं, कहता है हाइपर, शाबाश उधर पढ़ें आप, कहता है हाइपर एजो यूरिया लिखा हुआ है जी, तो फेल एजो हाइपर, हाइपर मतलब शाबाश इंक्रीज्ड प्रीफिक्स, एजो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटीन पेप्टाइड चेन एमाइनो एसिड चेन, एमाइनो एसिड चेन्स पुट टुगेदर पेप्टाइड चेन, राइट। तो ये एजो नाइट्रोजन यूरिया यूरिन कहता, मतलब ये हम क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका जो यूरिन का ज्यादा हो गया, इसकी क्या वजूहत है। आगे ना इधर आपका बोरिक लिखता है यूरिन में, मैं सिर्फ वो एक्सप्लेन करूंगा आपको जो इधर लिखा हुआ है। ठीक, तो हाइपर एजोटूरिया लिखा हुआ है। आप ना जो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज नाइट्रोजन एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिन। अब ये एक जो नाइट्रोजन होता है, इसका यूरिन में आना, एक्सक्रीट होना भी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी यूरिन के वजन को बढ़ाता है। अब यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कौन करेगा? किडनी, किडनी का न्यूफ्रॉन। अब वो नहीं कर रहा ना, वो नहीं कर रहा, फेलियर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। अब द कंडीशन ऑफ हैविंग एक्सेस नाइट्रोजन इन द यूरिन इज नोन एज हाइपर एजोट्यूरिया, राइट। इंक्रीज ऑफ नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस स्पेशली यूरिया इन द यूरिन। तो इसके हमारी दवाई भी मौजूद है यूरिया। जब रीनल ड्रॉप्सी होती है, आप यूरिया को आज पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि जब रीनल ड्रॉप्सी होती है तो आप यूरिया दें। हम 1 mg रोजाना एक खुराक देते हैं, अगर फेल होता है तो हम 200 पे आ जाते हैं। ओडी में हम देते हैं 200 ओडी और 1 MB ओडी। आप जब कभी भी आपका जो जिस्म होता है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन टूटता है, उसका कैटाबॉलिज्म होता है खाने से। खाने में न्यूट्रिएंट्स होती है ना, प्रोटीन भी होता है, अमीनो एसिड भी होता है, अमीनो एसिड प्रोटीन, फैटी एसिड भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, कोलिन भी होता है, विटामिन B12 भी होता है। आप ना हर जो जितना भी न्यूट्रिएंट आपके पास जो आपके फूड में होता है ना, उसका ब्रेकडाउन तो होता है ना, तो स्पेसिफिक ना कुछ एंजाइम्स होते हैं वो करते हैं ना, राइट। आप जब ब्रेक डाउन उसका होता है तो वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। जो फैट से होता है तो वो केटोन, और जो नाइट्रोजन जो प्रोटीन से होता है, ठीक, तो उसे नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स यानी वेस्ट बनता है, विच भी जो अभी आपको मैंने मेंशन किया। ठीक, आप उसमें क्या है, बड़ा यूरिक एसिड है, अमोनिया है और अमोनियम नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट हैं सारे। आप इस जब ये नाइट्रोजीनियस जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये इंक्रीज होती है यूरिन में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक तो ये भी हो सकता है कि किडनी, इसका मतलब एक भी ये हो सकता है यूर बॉडी ब्रेकिंग डाउन टू मच प्रोटीन्स, ये भी हो सकता है ना। तो आप ना यहाँ आपने डिफरेंट डायग्नोसिस बनाना है। आप ना इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है, जब आपका जो नाइट्रोजन मतलब हाइपर एजोट्यूरिया होता है, ये यूटीआई को इंडिकेट करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इसके लिए आपने फर्दर और वर्कअप करना होता है। आगे लिखा हुआ है, आप सेना में पढ़ते हैं, सेना के यूरिन में के ऑक्जेल यूरिया यानी यूरिन के अंदर ऑक्सालिक एसिड का आना, जो लिफाफे, ये आप माइक्रोस्कोप के नीचे आप जब देखते हैं, माइक्रोस्कोपी आप करते हैं, ये जो बंद लिफाफे होते हैं ख़त के बिल्कुल ऐसे ही ना आपको नज़र आते हैं, इसकी पहचान है तो आप देख सकते हैं इजीली। अब यूरिन में जब ऑक्सालिक एसिड आता है, प्राइमरीली अगर ना शुरू से एक बंदे का ऑक्सालिक एसिड यूरिन के अंदर आता है, ठीक, ये रेयर कंडीशन है। आप इसको करेक्टराइज कैसे करते हैं कि बाय रिकरेंट किडनी स्टोन्स, और ये कंडीशन जो होता है अक्सर ना ये क्या करता है, यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज कर देता है, मतलब
ESRD यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कर देता है, और अल्टीमेटली ना जो किडनी होता है ये आपका डैमेज होकर ना फेल हो जाता है, विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। आगे हम सेना में देखते हैं एसीटोन यूरिया। ठीक है जी, मतलब ऑक्सैलिक एसिड का यूरिन में आना इंडिकेट करता है ESRD यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज को और रिकरेंट किडनी स्टोन्स को। ये दो हो गई ना उधर। अब ना जो एसीटोन आते हैं, एसीटोन बॉडीज आते हैं यूरिन के अंदर, उसको क्या कहते हैं? एसीटोन यूरिया। एसीटोन बॉडीज को केटोन बॉडीज भी कहते हैं। आप एक्सेस अमाउंट ऑफ केटोन बॉडीज इन यूरिन एज इन डायबिटीज मेलिटस और स्टारवेशन। देखिए जब डायबिटीज मेलिटस होता है एक बंदे को, उसके बीटा सेल्स खराब होते हैं, बीटा सेल्स काम नहीं करते, राइट। अब उसकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, तो उसका जो बॉडी होता है वो बॉडी फैट्स का डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, और उसके बाद उसने मसल्स का डिस्ट्रक्शन करना होता है, और वहाँ से उसने लेना होता है एनर्जी, तभी उसकी वेस्टिंग भी होती है ना। अब जब सीवियर हाइपोग्लिसीमिक शॉक होता है, हाइपोग्लिसीमिया होता है, हाइपो मतलब 70 से नीचे आता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर, तो मरीज ना हाइपोग्लिसीमिक शॉक में चला जाता है। अब वहाँ से आप ना इजीली केटोन बॉडीज की स्मेल को आप भांप सकते हैं। आप ना उसका स्मेल करते हैं ना, जो मरीज का माउथ होता है उसको ना, तो वहाँ से बिल्कुल पेशाब कबू आएगा। देखिए केटोन बॉडीज का स्मेल होता है स्पेसिफिक, बिल्कुल यूरिन का। तो आप उसको मीठा खिलाना होता है, कोई ड्रिप चढ़ाना होता है, कोई मीठा खिलाना होता है, वरना लाइफ थ्रेटनिंग होता है, राइट। अब वहाँ केटोन बॉडीज में, ये आपको ठीक केटोन बॉडीज की बात कर रहे हैं। केटोन बॉडीज क्यों? आप ना उधर ना उसका इंसुलिन नहीं होता, फ्यूल मॉलिक्यूल मैनेजर नहीं होता, तो उसका बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है, तो उसका बॉडी जो स्टोर होते हैं, स्टोर से फैट्स निकाल के उसको तोड़ता है। अब जब वो ज़्यादा फैट्स निकालेगा, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, उधर इंसुलिन मॉलिक्यूल है नहीं, तो अब ना ज़्यादा फैट्स टूटेगा। जब ज़्यादा फैट्स टूटेगा तो ज़्यादा केटोन बॉडीज होगा, तो ज़्यादा आप किडनी पे ना ऊपर से ना किडनी पे जो किडनी का निफ्रॉन है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आएगा ना। आप नॉर्मली जो ब्रेक डाउन होता है तो ये तो उसको हैंडल कर लेता है निफ्रॉन, केटोन बॉडीज को। नॉर्मल जो फैट्स का मेटाबॉलिज्म भी तो होता है ना, अब ये उसको तो ये करता है। अब थोड़ा सा एक्सेस भी कर दिया तो भी करता है, अब बहुत ही एक्सेस कर गया ना, तो ये हैंडल नहीं कर पाता। तो अब इन द रिजल्ट जो क्या होता है, अब ना ये धड़ाधड़ उसको निकालता है केटोन बॉडीज को, जो वेस्ट होता है फ्रॉम कैटाबॉलिज्म ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द जो फैट्स होता है, तो ये वो आप यूरिन में इजीली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अंदाजा होता है कि मतलब केटोन ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये कि फैट ज़्यादा टूट रहा है, मतलब फैट ज़्यादा टूट रहा है, मतलब इसका इंसुलिन नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो आप डायग्नोसिस तक ऐसे पहुँचते हैं। नंबर 1। नंबर 2, स्टारवेशन भी होता है। अक्सर हमारा जो स्पेशली जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चियां हैं या कॉलेज गोइंग जो बच्चियां हैं, वो अक्सर ना ये डाइटिंग का, ये फिट होने का ना उनको जुनून होता है, तो वो जी आप 2 थर्मास दिन में सबस कहवा और ना 2 टाइम या 3 टाइम खाना नहीं खाती। आज स्टारवेशन और डाइटिंग में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब जो आपका जो बेसिटी होता है, आपका बॉडी के अंदर जो फैट्स होता है उसका जो होता है एक्सेस हो जाता है। आप पूरा जो बायोकेमिकल्स हैं वो सारे बंद कर देते हैं, विटामिन A, B, C, D ये सारे आप बंद कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? ये सारे आप प्रोटीन वगैरह आप बंद कर देते हैं, तो फिर आपका जो बॉडी में एनर्जी नहीं होती। तो एनर्जी मीन्स पावर टू वर्क, एज वी लर्न इन मिडिल क्लास एंड 6th क्लास, राइट। आप ना एनर्जी आपको चाहिए होती है, ADP से ATP बनाना होता है बॉडी ने, तो बॉडी फैट्स का जो स्टोर होता है फैट्स लेके ना उसको तोड़ता है, ज़्यादा फैट्स तोड़ेगा, ज़्यादा फैट्स की ब्रेक डाउन करेगा। जब ज़्यादा फैट्स की ब्रेक डाउन होगी ज़्यादा, तो ज़्यादा केटोन, ज़्यादा एसीटोन। अब ज़्यादा एसीटोन तो आप जो निफ्रॉन होगा तो उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो कर भी रहा है, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी में इंक्रीज होगा, क्योंकि एसीटोन ज़्यादा आएंगे ना यूरिन में, क्योंकि वो अपना आखिरी जोर लगाएगा निफ्रॉन। तो यूरिन के अंदर केटोन ज़्यादा आएगा। जब यूरिन के अंदर केटोन ज़्यादा होगा तो वो अर्ली मेट ना उसको थिक करेगा यूरिन को ना, यूरिन को थिक करेगा ना, उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। जब उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसका वेट भी इंक्रीज होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होगी। समझ गए आप? राइट। तो आप 2
सिचुएशंस में, एक स्टारवेशन में और एक डायबिटीज़ में जो होता है केटोन बर्ड जो होते हैं ना, ये केटोन बर्ड जो होते हैं ये ज़्यादा होते हैं। यूरिन के अंदर केटोन बर्ड का अखराज होता है विच इज नोन एज एसीटोन यूरिया, जो आपके सिना में लगा हुआ है। तो व्हाट डज इट मीन कि सिना जो है ये आपका जो शुगर की वजह से हाइपोग्लिसीमिक शॉक है उसका भी दवाई है, और जो स्टारवेशन की वजह से ना लोग अपना जो बॉडी के अंदर फैट्स का ये मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर देते हैं और नुकसान का सामना करते हैं, तो आप ना उसको आपका जो सिना होता है ना ये उसको ठीक कर सकता है, राइट। आप ना इसके बाद जो केटोन बॉडीज होते हैं आपके ब्लड में और यूरिन में जब ये ज़्यादा होते हैं तो ये इंडिकेट क्या करते हैं, कंफ्यूजन हमारे पास क्या है, ठीक है, पता तो मैंने दिया आपको, सारा समझा भी दिया है, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को। आप ना केटोन बॉडीज जब ये ब्लड के अंदर और आपका जो यूरिन के अंदर ज़्यादा होंगे इंडिकेट करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को। मेटाबॉलिज्म तो आप जानते हैं, ठीक है जी, कैटाबॉलिज्म भी जाते हैं, एनाबॉलिज्म भी जाते हैं। आप एसीटोन यूरिया जो होता है ये एक दूसरा भी सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है प्रेगनेंसी में भी। अगर आपका प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसका यूरिन के अंदर एसीटोन आ रहा है, समझ रहे हैं आप, जो प्रेग्नेंट औरत है अगर उसके यूरिन में एसीटोन आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है इंट्रायूटाइन डेथ को, आईयूडी को, यानी डेथ ऑफ फीटस को, कि पेट के अंदर बच्चा मर गया है। तो आप इजीली यहां से एसेस कर सकते हैं। तो आपने उसके लिए कंफर्मेशन के लिए आप अल्ट्रासाउंड लिख के दें उसको, कार्डियक एक्टिविटी नहीं होगी, ये आपको गाइडलाइन देता है। यहां से यहां अगर आप सिरा देंगे तो क्या ये आपका जो आईयूडी होगा, इंट्रायूट्राइन जो डेथ होगी, क्या ये बच्चे को जिंदा कर सकेगा? नो। लेकिन कम से कम आप डायग्नोसिस तक पहुंच गए और आप उसको फर्दर नुकसान पहुंचना है बच्चा को, तो आप डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं, आप कंफर्मेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और आप उसको डीएनसी का मशवरा देते हैं। और बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर हम तो डीएनसी का मशवरा नहीं देते, हम तो ओपियम सीएम में खिला देते हैं। 6 घंटे के अंदर इंट्रायूटाइन जो बच्चा जो मुर्दा बच्चा होता है वो डिलीवर हो जाता है। होम्योपैथिक डॉक्टर तो नहीं देगा मशवरा डीएनसी का, हमने तो ओपियम देना है, फेल होगा हमने औरमेट देके दोबारा ओपियम देना है। आप डायग्नोसिस करते हैं, आप अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं, आपको यूरिन के अंदर एसीटोन मिलता है तो आप फर्दर आप वर्कअप करते हैं, आप दवाई तक पहुंचते हैं, ओपियम तक आप पहुंच गए, सिना से आप ना ओपियम में पहुंच गए। अब ना जब इंट्रायूट्राइन डेथ होगा, प्रेग्नेंट औरत को आएगा, आप कहेंगे जी तो उस उधर लिखा हुआ है सिना में, तो आप सिना उसको देते हैं, तो क्या ये आपका जो इंट्रायूट्राइन डेथ होगा, जो फीटस होगा, जो मुर्दा फीटस होगा, क्या ये उसको जिंदा कर सकेगा? ये जिंदा करना सिर्फ ना ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह के ज़ात और सिफात में कोई शरीक ही नहीं है, ये हमारा ईमान है। कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि डायग्नोसिस मस्ट है। एसीटोन यूरिया में भी सिना नहीं काम करेगा अगर आप उसको फर्दर वर्कअप नहीं करते, तो अगर आप ये नहीं समझते तो, राइट ना। आगे सिना में आप देखते हैं फास्फेट यूरिया लिखा हुआ है, मतलब यूरिन के अंदर फास्फेट का आना। फास्फेट जैसे हमने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री में, जिस पे हमारे लेक्चर्स भी मौजूद हैं, डीएनए पे हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, जहां हमने आपको नाइट्रोजनियस बेसिस पढ़ा है, जहां हमने आपको 5 कार्बन पढ़ाया स्पेशल, और आपने आपको फास्फेट मॉलिक्यूल पढ़ाया। ये वही फास्फेट मॉलिक्यूल है जहां हमने पढ़ा कि ये दिस इज करेंसी मॉलिक्यूल। फास्फेट एनर्जी है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट, 2 फास्फेट वाला, ये करेंसी है। अब ना यूरिन के अंदर आ रहा है, करेंसी यूरिन के अंदर आ रही है, तो बंदा गरीब होगा, लीकेज हो रहा है। अब यूरिन के अंदर जब ये आएगा फास्फेट, इसको क्या कहते हैं? फास्फेट यूरिया। अब करेंसी मॉलिक्यूल 12A इंडिकेट क्या करता है? इम्पेयर्ड कैपेसिटी टू रीअब्सॉर्ब फास्फेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्टर लीडिंग टू यूरिनरी फास्फेट वेस्टिंग। देखिए जो यूरिन का
जो यूरिन जो किडनी होता है, किडनी के अंदर न्यूफ्रॉन होता है। मैं ना एक रफ सा बनाऊं यहाँ, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बोमेन कैप्सूल, न्यूफ्रॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर रफ सा, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए। जस्ट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए शाबाश। आप मेरे साथ बोलेंगे। आप ना इसके बाद ये जो है, ये ट्यूब कौन सा ट्यूब है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब, राइट। एफरेन आर्ट्रियोल, एफरेन आर्ट्रियोल। आप ना यहाँ जो आर्ट्रियोल्स हैं, यहाँ बैरोरिसेप्टर्स सेल्स होते हैं स्पेशल टाइप के, जो रिनीन रिलीज करते हैं, सॉरी इरिथ्रोपोइटीन रिलीज करते हैं, जो इरिथ्रोसाइट्स को स्टिमुलेशन करते हैं, आपका जो बोन मैरो को स्टिमुलेशन देते हैं कि भाई आप ना आरबीसीज बनाओ। ये सब आप यहाँ भी सेल्स होते हैं। आप किडनी का जैसे हमने पढ़ा कि ये एब्जॉर्प्शन भी करता है, रीअब्जॉर्प्शन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, और मेटाबॉलिक फंक्शन भी इसका है बड़े बड़े, ठीक। तो ये एब्जॉर्प्शन करता है ब्लड से, आप रीअब्जॉर्प्शन भी करता है ये सेल्स, और रीअब्जॉर्ब करके ना ये ब्लड के अंदर शामिल करता है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन का काम ये नहीं कर रहा। व्हाट डज इट मीन कि किडनी न्यूफ्रॉन खराब हो गया, फास्फेट आ रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो गई, डेंसिटी थिकनेस इंक्रीज हो गई यूरिन का, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो गया तो मतलब किडनी का न्यूफ्रॉन खराब हो गया। फास्फेट आ रहा है मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा, फास्फेट आ रहा है मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा। एसीटोन आ रहा है या स्टार्वेशन हो गया, एसीटोन आ रहा है जी प्रेगनेंसी में आईयूडी हो गया, तब सीना काम करेगा, वरना सीना नहीं काम करेगा, वरना सीना नहीं काम करेगा। अगर आप फर्दर नहीं जानते, फर्दर वर्कअप नहीं करते, डायग्नोसिस की तरफ करेक्ट डायग्नोसिस नहीं करते, तो सीना नहीं काम करेगा। मतलब जिगर और गुर्दा की खराबी की वजह से, देखिए मैं आपको बताऊं, जब आपका बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड एकम्युलेशन होता है, 3 ऑर्गन्स की वजह से होता है, दिल, जिगर और गुर्दा। आप अगर जिगर और गुर्दे की खराबी से ओडीमा या पानी जिसम में पड़ गया है तो उसकी दवाई सीना है। समझ आ गई? हार्ट का नहीं करेगा, हार्ट का नहीं करेगा। अगर दिल खराब हो गया है और जिस्म के अंदर पानी पड़ गया है तो ये काम नहीं करेगा, राइट। सीना हमने जानबूझ के थोड़ा डिटेल डाला, पूरी दवाई इधर डाल दी आपके लेक्चर में। मकसद आपको ये समझाना था कि भाई अगर आपका फास्फेट आ रहा है यूरिन के अंदर और आप इसको याद करते हैं तो क्या आप सीना को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एसीटोन आ रहा है, केटोन बॉडीज आ रहे हैं, तो क्या आप सीना से फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऑक्सीलेट आ रहा है, तो क्या आप कर सकते हैं। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी को याद करने से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज में सीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या डेंसिटी को याद करने से आप डेंसिटी को समझ सकते हैं। क्या ये सिर्फ सीना में बोरिक नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ बोरिक की होम्योपैथी नहीं है। तो मैं आपको कैंट का हवाला दूं। कैंट का आप 40 कैटेगरीज हैं कैंट रिपर्टरी में, जिसमें एक यूरिनरी है। यूरिनरी कैटेगरी में सब चैप्टर्स हैं, सब कैटेगरीज हैं, जिसमें ब्लैडर, जिसमें प्रोस्टेट, जिसमें किडनी, जिसमें यूरिन और जिसमें यूरिथ्रा, ये 5 चैप्टर्स हैं। यूरिनरी सेडिमेंट्स में जाएं, सब चैप्टर में यूरिन में जाएं, उसमें सब मतलब कैंट रिपर्टरी यूरिनरी कैटेगरी, तो उसमें सब कैटेगरीज में यूरिन में सेडिमेंट में स्टार्ट में लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये दवाइयां हैं। पीएच कम बेश होगा तो ये दवाइयां यूरिन का। एल्ब्यूमिन आएगा तो ये दवाइयां, एपस मरकर, ये सारा तो लिखा हुआ है। आरबीसी हो तो ये दवाइयां, पूरा ऑक्जेलिक एसिड होगा तो ये दवाइयां है, ग्रेनुल कास्ट होगा तो ये दवाइयां हैं। आरबीसी, पस,
बाल साल्ट होगा, बाल पिगमेंट होगा, शुगर होगा तो प्लम्बमेट दवाई है, कालीफास दवाई है, फास्फोरस दवाई, यूरिन मैट्रिक दवाई है, बोर्ड लिखा हुआ है उधर, यूरिन में शुगर, सेडिमेंट में शुगर। आप ना कोई भी ना वहाँ कैंट रिपोर्ट उठा के देख ले, देखिए कैंट की कोई भी कैटेगरी आप पढ़े ना तो आपको बगैर बेसिक मेडिकल साइंसेज के और प्री मेडिकल साइंसेज के आपका कोई आपके पास रास्ता नहीं होता। आप कोई भी रिपोर्ट, कोई भी मटीरियल मेडिका उठा लें, आप किसी भी दवाई को पढ़े, आपके पास कोई चारा नहीं होता। आप ऑर्गेनो उठा लें तो आपके पास कोई चारा नहीं होता कि आपको प्री मेडिकल और बेसिक मेडिकल, यानी बेसिक मेडिकल मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, और प्री मेडिकल मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको आनी चाहिए, वरना आपको ना ऑर्गेनो समझ आता है और ना आपको रिपोर्ट समझ आती है और ना आपको मटीरियल मेडिका समझ आता है, राइट। तो ये से ना आपने इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाला, ठीक। अब ना सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जो हमारे पास दूसरी दवाई है वो है एपिस मेलिफिका। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जो हमारे पास दूसरी दवाई है वो एपिस सारकोड है, हनी बी से बनता है, इसमें भी ड्रॉप्सी पाई जाती है। देखिए चूंकि बर्ड चिली सिंड्रोम में क्या होता है, इंगोर्मेंट होता है जिगर का, उसका ड्रेनेज खराब होता है, ठीक। आज जब उसका ड्रेनेज खराब होगा तो अंदर ओवर कंजेशन होगा, ओवर क्राउडिंग होगा ब्लड का, जो लीड करेगा का हिपाटोमेगेली को, राइट। अब ना जब एक लिमिट तक ना वो रिटेन करेगा, जिस कैपेसिटी है ओवर क्राउडिंग ऑफ ब्लड को, पीछे से तो ब्लड हिपाटिक जो वेन होता है, आर्टरी होती है, और जो पोर्टल वेन होता है वहाँ से तो आ रहा होता है। अब ना अल्टीमेटली इसने वॉमिट करना है, वॉमिट क्या करना है, इसने वापस ना बैक फ्लो मारना है। अब जब ये बैक फ्लो मारेगा थ्रू पोर्टल वेन, ये ना फुल होके ना, यहाँ से आगे रास्ता नहीं, ये फुल होगा पहले, जिसकी कैपेसिटी को, फिर ये डायलेट होगा, इनलार्ज होगा। अब अल्टीमेटली इसने क्या करना है, इसने बैक फ्लो मारना है। बैक फ्लो ये थ्रू पोर्टल वेन मारेगा, पोर्टल वेन मारेगा तो ये आपके इंटेस्टाइन में, तो एब्डोमिनल कैविटी में आपका एसाइटिस हो जाएगा, पेट के अंदर पानी पड़ जाएगा। तो आपने तो जिगर का भी इलाज करना है, वक्ती आराम के लिए आपने उसको ना ड्रेन आउट भी करना है ना, आपने जो एक्सेसिव फ्लूइड एकम्युलेशन होता है आपका एब्डोमिनल कैविटी में, वो आपने जो अल्टीमेटली आपका क्या होना, आपका पेडल एडिमा होना है, आपका पफी फेस होना है, तो उसका आपने अल्टीमेट ना आपने तो ट्रीटमेंट काज का भी ट्रीटमेंट करना है, लेकिन आपने वक्ती तौर पर ना उसको सुकून भी तो देना है ना, तो आपने ड्रेन आउट करवाना है ये एक्सेसिव जो फ्लूइड होता है उसको, राइट। तो यहाँ आपने एपिस, तो एपिस में जो एपिस की खास बात है, दवाइयाँ तो बहुत हैं डाययूरेटिक्स हमारे पास, लेकिन इसकी जो खास बात है प्यास नदारत। अगर प्यास होगा तो ये कौन सा इंडिकेशन होगा एपिस का, एपिस में प्यास नहीं होगा, ठीक है जी, इसमें प्यास नहीं होगा, और जो पेशाब होगा ना उसका स्केंटी होगा, पेशाब की मिकदार कम होगी, स्किन इसका ड्राई होगा। आप उसको मटेरियल देखते हैं तो ये ग्रीवेट करेगा हीट से, और ना ये इसको फायदा सुकून मिलेगा कोल्ड से, समझ रहे हैं आप। अब इसके बाद जो हमारे पास दवाई है वो एपोसाइनम। मैं 1 ml में इस्तेमाल करता हूँ, एपिस में रोजाना 1 ml में खुराक देता हूँ। अब जो एपोसाइनम है, एपोसाइनम इसमें भी ड्रॉप्सी पाई जाती है, लेकिन जैसे हमने पढ़ा जो लीवर पे हमारे लेक्चर हो गए प्रीवियस, जो हमने लेक्चर किए, मैं आपको सिर्फ रिकॉल कर दूं कि हेपेटाइटिस की वजूहात जो हमने पढ़ी, जो काजेज़ हमने पढ़ी, तो हमने ये बात भी पढ़ी कि बाज़ औक़ात जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, साल्मोनेला, शगीला होता है, या स्कारलेट कोई फीवर होता है, तो वो भी आता है, बाज़ औक़ात वो बैक्टीरिया भी पहुंचता है जिगर में थ्रू पोर्टल वेन, और वो भी हेपेटाइटिस कर देता है, पढ़ा हमने, और वो भी अल्टीमेट ना कंजेशन और ये सारी चीज़ें ये पैदा करता है, पढ़ा था ना हमने। अब यहाँ देखिए जो एपोसाइनम वाला होगा, आप एपोसाइनम को पढ़ें तो उधर लिखा हुआ है कि ड्रॉप्सी आफ्टर टाइफाइड, ठीक है जी। आप एपोसाइनम को पढ़ें, ये उसका मटीरियल मेडिका है, इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉप्सी आफ्टर टाइफाइड, और आगे लिखा हुआ है कि स्कारलेट फीवर, ये एपोसाइनम के मटीरियल मेडिका में लिखा हुआ है कि अगर पेट, जिस्म के अंदर पानी पड़ता है, पेट के अंदर कहीं भी पेडल एडिमा होता है, पेट के अंदर एसाइटिस होता है, कोई भी पफी फेज होता है, कुछ भी होता है, अगर टाइफाइड की वजह से और अगर स्कारलेट फीवर की वजह से है तो एपोसाइनम दवाई होगी, राइट। ये जो आपने काजेज में पढ़ा हेपेटाइटिस के हेपेटाइटिस का काज शगीला और टाइफाइड और कोई और बैक्टीरिया, स्कारलेट फीवर वगैरह, ये भी हो सकता है
तो अब इपोसाइनम उधर काम करेगा। अब ये इसकी मटीरियल मेडिका में लिखा हुआ है तो ये बीमारियों के नाम लिखे हैं। जब इपोसाइनम की मटीरियल मेडिका में ये लिखा हुआ है तो मतलब ये दवाइयाँ लिखी, दवाइयाँ कोई अलामत नहीं लिखा, ये उस उधर ना बीमारी के नाम लिखे हैं। ये साल्मोनेला टाइफी ए बी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है जी। स्कारलेट फीवर पता है आप लोगों को ना क्या होता है, जिसमें बुखार होता है, जो सुर्खी होती है उसमें। ठीक है जी, अक्सर बच्चों को होता है ना। अब ये करता क्या है, ये पोर्टल कंजेशन कर देता है। पोर्टल जो वेन होता है इसकी ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। अब जब पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना, ठीक है जी, पोर्टल वेन, जो पोर्टल वेन कंजेशन में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एस्कुलेसिब भी है, कर्नोसोनिया भी है, एलो भी है। ठीक है जी। तो इपोसाइनम ना अगर पोर्टल, आप ना इजीली अल्ट्रासाउंड लिख के दें उसको, अल्ट्रासाउंड वाला आपको सीधा आपको रिपोर्ट में दे देगा कि पोर्टल वेन कंजेशन है या ब्लॉक है या पेटेंट है, वो लिख देता है। देखिए जब वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड शुरू करता है ना, जब वो प्रोब रखता है ऐसे और वो एग्जामिनेशन शुरू कर देता है, तो वो राइट हाइपोकोंडियम लीवर से शुरू करता है, उसके बाद जीबी की बात करता है, फिर सीबीडी की बात करता है, फिर स्क्रीन पे आता है। तो वैसे प्लेन पे जाता है। अगर आप उसको लिख दिए देते हैं कि भाई मुझे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड चाहिए, नॉट पेल्विक, तो वो आपको वहाँ से शुरू करता है। तो सही कि ना, पहले आपको लीवर बोर्ड वो लिख के देगा और उसके बाद आपको पोर्टल वेन दे देगा, उसका डायमीटर दे देगा। अगर नहीं देता आप उसको कॉल कर दें कि सर आप मुझे पोर्टल वेन का वो दें, पोर्टल वेन के बारे में बताएं कि पेटेंट है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, डायमीटर क्या है, कंजेशन है क्या नहीं है, उसको लिख के दें। पिछले दिनों हम ये इधर मेरे पास एक लीवर कैंसर का एक मरीज़ है, लीवर सिरोसिस का। तो उसका PUJ जो है, प्रोक्सिमल यूरिनरी जंक्शन जो होता है यूरेटर का, यूरेटर जो प्रोक्सिमल यूरेटर जो जंक्शन होता है, जहाँ से यूरेटर आके ना किडनी से जहाँ से यूरेटर निकलता है वो प्रोक्सिमल है, और जहाँ इन होता है ना ब्लैडर में वो डिस्टल है। ठीक है जी, ये दो जंक्शन हैं। उधर पथरी भी थी उसको, तो हमने वो दोनों ट्रीटमेंट प्लान किया उसको, किडनी स्टोन का भी और ना लीवर सिरोसिस का भी। और हमने उसको ये बात बताई कि अगर 50 ग्राम भी आपका लीवर है ना, तो इसमें ये खासियत मौजूद है इसके सेल्स में कि ये ना दोबारा डिवीजन करता है, क्योंकि इसके अंदर स्टेबल सेल्स लगे हैं जो पर लीड डिवाइड करते हैं। जैसा स्किन के अंदर जो होते हैं ना, ये कंटिन्यूली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, लेबाइल सेल्स होते हैं। जिस तरह नर्व सिस्टम के अंदर परमानेंट सेल्स होते हैं, वो नहीं डिवाइड करते, ये करते हैं इस पर लीड ना। तो हमने कुछ 6-7 महीने उसके इलाज करके ना, पिछले दिन उसको ये आपका जो लीवर प्रोटीन्स है, AG रेशो, ये सारे उसको दिए, PTA PTT वगैरह, AG रेशो, लीवर एंजाइम्स हमने चेक किए, बिलिरुबिन वगैरह, टोटल कंजुगेटेड, ये सारा हमने चेक किया। और उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड लिख के दिया कि हम उसका स्ट्रक्चर भी देख लें कि लीवर श्रिंक तो नहीं हो रहा। तो रिपोर्ट हमारे पास आया तो उसमें किडनी का जिक्र ही नहीं है, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड है। तो हमने उस अल्ट्रासाउंड पे लिख दिया कि सर प्लीज़ एग्जामिन फॉर PUJ कैलकुलस। ठीक, तो हमने पेशेंट को बताया कि भैया आप दोबारा जाएं साइनोलॉजिस्ट के पास और साइनोलॉजिस्ट को कह दें, ये चिट दे दें, वो आपका दोबारा अल्ट्रासाउंड करेगा। और तो दोबारा क्या, किडनी स्टोन नहीं था। राइट। तो मतलब कहने का ये कि जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप क्या आपको रिक्वायर्ड होता है, आप ना या साइनोलॉजिस्ट को या रेडियोलॉजिस्ट को या मतलब पैथोलॉजिस्ट को, आप क्या आपका होता है, आप क्या असेस करना चाहते हैं, आप उसको अगर पिन पॉइंट देते हैं तो आप हर डायमेंशन से उसी चीज़ को ही देखेगा। राइट। तो ये आपको ये बेसिक नॉलेज अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? ठीक है जी। तो इपोसाइनम की बात हमने की कि ड्यू टू पोर्टल कंजेशन या ऑब्स्ट्रक्शन, जब पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगा और ड्रॉप्सी होगी, टाइफाइड की वजह से, स्कारलेट फीवर की वजह से, तो इपोसाइनम दवा होगी। इसके हम मोडेलिटी चेक करते हैं। तो इसका जो इपोसाइनम वाला है, इसका ये ग्रीवेट करेगा कोड से, ये ग्रीवेट करेगा कोड से। जो हमने एपिस की बात की ना, वो इमिग्रेट कर रहा था कोड से। राइट। अब ये कोड से और कोल्ड ड्रिंक से ग्रीवेट करेगा, ये उसका रिवर्स है इपोसाइनम, ये एपिस का रिवर्स है। समझ गए आप? अब इसमें प्यास बहुत ज़्यादा होती है, उधर प्यास नदारत, उधर क्या होता है, प्यास नहीं होता, और इधर क्या है, प्यास बहुत ज़्यादा है। एपिस में प्यास नहीं है, इधर प्यास बहुत ज़्यादा है। एपिस वाला जो है ये ग्रीवेट करता है हीट से और इमिग्रेट करता है कोल्ड से, ये ग्रीवेट करता है कोल्ड से।
इसकी वजह, इसका कजेशन क्या है? टाइफाइड और स्कारलेट फीवर, और इसका कजेशन पोर्टल कंजेशन। उधर पोर्टल कंजेशन नहीं है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? अब जो तीसरी हमारे पास दवाई है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम के अंदर प्यास मौजूद है, एपिस के अंदर प्यास नहीं है। शाबाश, अटेंशन प्लीज। एपिस के अंदर प्यास नहीं है, आर्सेनिकम अंदर के अंदर प्यास मौजूद है। फास्फोरस के अंदर भी प्यास मौजूद है, ब्राय के अंदर भी प्यास मौजूद है। ये प्यास का कंपेरिजन आ गया ना, प्यास का, थर्स्ट का। अब वहां ब्राय में वो ओडीमा की दवाई नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं करना। इधर वो कंपेरिजन में आएगा प्यास में, तो उधर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर है, फास्फोर में आइसी कोल्ड वाटर है, इधर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है। अब ओडीमा में वापस आ जाए, ड्रॉपसी में वापस आ जाए। ड्रॉपसी में अब इसमें प्यास नहीं है। आप ना जो ये आपका एपोसाइनम है, यहाँ प्यास बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्यास बहुत ज़्यादा है, ग्रेट थर्स्ट होगा। लेकिन यहाँ यूरिन कम है, उधर एपिस में भी यूरिन कम है। वहाँ प्यास नहीं है, यूरिन कम है, यहाँ प्यास बहुत ज़्यादा है, एपोसाइनम में यूरिन कम है। और वहाँ एपिस में मोडिलिटी में कोड से एग्रीवेशन है, एमेलोरेशन है, एपोसाइनम में एग्रीवेशन है, और आर्सेनिकम एल्बम में थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है, और मेंटली रेस्टलेस है, ज़हनी बेचैनी बहुत ज़्यादा है, बर्निंग पाया जाता है इसमें बहुत ज़्यादा। समझ रहे हैं आप? अब ये सूटेबल है जितना भी आपको हमने बताया कि जो ड्रॉपसी होता है ये 3 ऑर्गन की वजह से होता है, हार्ट, लंग्स एंड किडनी। अब हार्ट, लंग्स और किडनी, इन 3 ऑर्गन्स की वजह से जिस्म में पानी पड़ता है। जो आर्सेनिकम एल्बम है ना, ये ऑलराउंडर है, ये 3 के 3 ऑर्गन पे करता है। ये कैंसर में भी ऑलराउंडर है, इसका कोई एरिया ही नहीं है, ये पूरी बॉडी के कैंसर पे इसका एक्शन है। तो इधर आपका जो एकमुलेशन है एक्सेसिव फ्लूइड का ड्रॉपसी में, ये तीनों के 3 पे करता है, पर्टिकुलरली व्हेन ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, लंग्स। हाँ, लंग्स हम भूल गए, वाइटल ऑर्गन, चौथा ऑर्गन ये आप ऐड कर लें, ठीक है जी। हार्ट, लंग्स, किडनी एंड लीवर, राइट। तो यहां लंग्स, हार्ट और किडनी, ये 3, मतलब ये तो ऑलराउंडर है ना। आप जब गुर्दा, दिल और फेफड़े, ये इसका ना, ये इसका यहां ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ये है ऑलराउंडर, 4 के 4 ऑर्गन की वजह से अगर जिस्म में पानी पड़ता है तो ये काम करता है। लेकिन ये 3 ऑर्गन जो है, लंग्स, हार्ट और किडनी, यहां ये ड्रग ऑफ चॉइस है। यहां आप इसका फेस देखते हैं तो ये पफी मिलेगा आपको, ओडिमा ऑफ आईलिड्स होगा, थर्ड फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा, बता दिया आपको, उल्टी भी करेगा। ये आर्सेनिकम एल्बम की इंडिकेशंस हैं, राइट। अब इसके बाद जो हमारे पास दवाई है सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द बट चेरी सिंड्रोम में, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ट्राइमेस्मेटिक है, डीप दवाई है। जितने भी आपके जिस्म के अंदर ऑर्गन्स हैं, उनके जो फंक्शनल टिश्यू है, पेरेन्काइमा है, उस पर काम करता है। लोअर ऑफ द एब्डोमेन जो होगा ये डिस्टेंडेड होगा, यानी गैस लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन में होगा। लोअर जीआई में गैस होगा। जो टांगे होंगी इसमें अल्सर होगा, यानी अल्सर इन ऑन लोअर एक्सट्रीमिटीज। ड्रॉपसी होगी, लेकिन विद इनलार्ज स्प्लीन, स्प्लीनोमेगेली पाई जाती है इधर लाइको में, स्प्लीनोमेगेली पाई जाती है, राइट। अब यहां भी प्यास है नहीं है, एडेप्सिया है। क्या है यहां? एडेप्सिया। एडेप्सिया मतलब एब्सेंट, प्यास एब्सेंट, थर्स्ट एब्सेंट। यहां भी एडेप्सिया पाया जाता है, वहां एपिस में भी पाया जाता है, लेकिन यहां जो पाया जाता है ना, यहां भी प्यास नहीं है। लेकिन यहां साथ बुखार है आफ्टरनून का। अगर आफ्टरनून को बुखार होता है और प्यास नहीं होता तो लाइको है। आफ्टरनून का बुखार, ये याद रखें।
औकात पे जब आप दवाई देते हैं तो आपकी दवाई कभी फेल नहीं होती। ये हमारी प्रैक्टिस में है। यहाँ भी प्यास नहीं है, लेकिन यहाँ एबिस में भी प्यास नहीं है, लेकिन वहाँ मोडिलिटी अलग है। तो सो यू शुड डिफरेंशिएट फ्रॉम मोडिलिटी ऑफ द एबिस। अब यहाँ भी सो ड्रॉप्सी है, लेकिन यहाँ बुखार होता है, लेकिन बुखार आफ्टरनून वाला होता है, ठीक। तो ये एपिस में नहीं पाई जाती ये अलामत। और यहाँ स्प्लीनोमेगाली पाई जाती है। डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होगा जब मरीज़ ऐसे लेटता है चारपाई पे, तो उसका जो ब्रीदिंग होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एसओबी होगा, उसको सांस में सफोकेशन होगा, तकलीफ होगी सांस में। यूरिन इसका स्केंटी होता है, यानी कम होता है लाइकों में। हाई कलर्ड होता है। जो बावल आप इसका चेक करते हैं, बावल कॉन्स्टिपेटेड होता है, कब्ज होता है इसको। हार्ट जिसका हार्ट एक्शन होता है ये वीक होगा, इर्रेगुलर होगा। जो हमारे पास छठी दवाई है वो है तरबिनथीनिया। तरबिनथीनिया तरबिनथीनिया हमने लीवर की बीमारियों में आपको जो हमने क्लिनिकल फीचर ऑफ द एक्यूट लीवर डिजीज़ एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ द CLD क्रॉनिक लीवर डिजीज़ आपको पढ़ा है। वहाँ हमने बताया था कि यूरिन आरी में RBC एक दो आता है। तो आप ना इससे आपको अगर RBC आता है और जिगर का मरीज़ है तो आप तरबिनथीनिया दे सकते हैं। यूरिन सुरख है तो तरबिनथीनिया दे सकते हैं। ड्रॉप्सी को भी कवर करेगा। इसका जो मरीज़ होगा उसका ये दो अलामत तो मैं बता दिए, एक पैथोलॉजिकल, ठीक है, और दूसरा आपका क्लिनिकल, ठीक है जी। एक है पैथोलॉजिकल, एक क्लिनिकल। अब ना यहाँ आप डल एकिंग पेन होगा रीनल रीजन में। यूरिन इसका डार्क होगा, स्मोकी होगा। यूरिन डार्क होगा, स्मोकी होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास दवाई है सपोर्टेड ट्रीटमेंट ऑफ द बर्ड चेरी सिंड्रोम में, वो है कोनियम मैकुलेटम। ये जहर है जो सोक्रेटिस को पिलाया गया, सोक्रेटिस, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ये लंग्स अरेस्ट कर देता है, सांस बंद होकर ना मरीज़ को मार देता है। इसका जो पैरालिसिस होता है ये नीचे से होता है। जिस तरह हमारे पास ओफीडिया में, स्नेक पॉइजन में वाइपरा का पैरालिसिस भी नीचे से होता है, राइट। इसमें वीकनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी पाया जाता है। ये बूढ़ों की दवाई है। बुढ़ापे सीनाइल एज में वियर एंड टियर होता है, नींद नहीं होती, सिस्टम सारा कोलैप्स हो रहा होता है, वीकनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी होता है। तो ये उसका ड्रग, ये जो एनवायरनमेंट होता है बुढ़ापे वाला, ये इसका मरगूब एनवायरनमेंट है। कोनियम बहुत बड़ी दवाई है। बुढ़ापे में ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है, वुज़ू नहीं सूखता, सेक्सुअल डिबिलिटी हो जाती है। जो चेंज ऑफ लाइफ होता है, जो ज़िंदगी में तब्दीली आती है अचानक इब्राप, कोई डाइवोर्स्ड होता है, हस्बैंड की डेथ होती है, बंदा बूढ़ा होता है, बैचलर्स की दवाई है, हॉस्टल में रहने वालों की दवाई है कोनियम, सप्रेस सेक्सुअल डिज़ायर की दवाई है, कैंसरियस अफेक्शंस की दवाई है, ग्लैंड्स की दवाई है। जितना ग्लैंडुलर सिस्टम है आपकी बॉडी का, बहुत बड़ी दवाई, इसमें बहुत बोला जा सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हमने आपसे करनी है। ग्लैंडुलर दवाई है, कैंसरियस अफेक्शंस की, एक्ट्स ऑन द ग्लैंडुलर सिस्टम इन लार्ज ग्लैंड। ग्लैंड्स में दो चीज़ें, एंगोर्जमेंट और इंड्यूरेशन। एब्नॉर्मल पैथोलॉजिकल हार्डनिंग ऑफ द ग्लैंड एंड कंजेशन जो होता है ग्लैंड के अंदर, तो उसकी दवाई कोनियम है। इसकी लीवर इंडिकेशन हम चेक करते हैं कोनियम का। कोनियम पे जी करता है बहुत बोलो, टाइम लिमिटेशन है हमारे पास, तो इंशाल्लाह किसी और सेशन में कोनियम पे बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत दवाई है, स्पेशली जो इसका एरिया है ग्लैंड्स वाला, ये हमने कवर करके देना है आपको। यहाँ सो लीवर पे आते हैं। लीवर का जो इसका इंडिकेशन है वो है हिपैटल्जिया, यानी जिगर में दर्द। क्रॉनिक जाइंटिस होगा। हिस्ट्री में आप देखें तो उसका क्रॉनिक जाइंटिस होता है। तो स्क्वेले ऑफ क्रॉनिक जाइंटिस की वजह से जब जिस्म के अंदर पानी पड़ता है
कॉम्प्लिकेशन आता है जॉइंटिस का, बिलिरुबिन इंक्रीज रहता है, ठीक। तो कोनियम दवा हुआ करेगी। अगर आपको मरीज की हिस्ट्री में क्रॉनिक जॉइंटिस मिलता है और उसको ड्रॉप्सी है तो आप कोनियम अप्लाई कर दें, तो कोनियम सपोर्ट भी करेगा। और ये डीप दवाई है, ये पॉइजन है, ये डीप दवाई है, ठीक है जी। तो ये आपका मरीज़ का कैंसर भी ठीक करेगा, ये ट्यूमर भी ठीक करेगा, ये ट्रॉमा भी, जो आपका चाहे टेस्टिकल ट्रॉमा है, चाहे ओवेरियन ट्रॉमा है, चाहे वो लीवर का ट्रॉमा है, ठीक, कुछ भी होगा ना तो ये ठीक करेगा। अगर सप्रेस सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से कोई भी तकलीफ आती है तो कोनियम ठीक करेगा। हम डॉक्टर इसरार सहरवर्दी साहब मरहूम, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम दे, उसकी एक किताब पढ़ रहे थे, उसने एक केस कोट किया जो मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। वो कहता है जी, मैं अपने उस्ताद कोई अयाज साहब, डॉक्टर अयाज साहब थे, कहता है उसके साथ में उसने मुझे फ़ोन किया या किसी भी तरीके से मुझे बुलाया। इसरार साहब कहते हैं, कहता है मैं गया उसके पास, वो कहते हैं आओ जाते हैं एक मरीज़ को देखने। हम एक मरीज़ा थी उसके घर, उसको चेक करने के लिए गए। कहता है इसरार साहब मरहूम कहते हैं कि जब हम उसके घर गए तो उसको अजीब व गरीब ना सिम्टम्स थी जो हमारी समझ से बाहर थर थी। हमें कुछ समझ ही नहीं लग रही थी, केस वाज़िया नहीं था, मड़ी खेस था कि या इसको मतलब कोई दवाई, कौन सी दवाई बनती है। हम इस तक वो दो में कोई हिस्ट्री ले रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसका साथ मशवरा भी कर रहे हैं, कोई समझ नहीं लग रही, कोई अजीब व गरीब सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी दवाई का वाज़िया पिक्चर नहीं, किसी डिजीज़ का वाज़िया पिक्चर नहीं। कहता है कि इसरार साहब कहते हैं कि मैं और मेरा उस्ताद उसके खावन को अलग करके उससे बात की कि भाई ये सो कैसे शुरू हुआ। तो उससे 2-3 बात, 1 मिनट आध हमने बात की, तो हमने एक बात उससे एक सवाल किया कि आप ना मुबाशरत कितने दिनों बात करते हो। कहते जी मैं मुबाशरत में तो जी मेरे टांगों में दर्द है, मैं तो 4-5 महीने हो गए मैं मुबाशरत नहीं की। तो कहता है मेरा उस्ताद अयाज साहब कहता है कि मेरे हाथ पे से ज़ोर दे के मुझे कहते जी आओ दवाई, बस मुझे दवाई मालूम हो गई। कहते जी हम क्लिनिक पे आ गए, हमने उसको कोनियम दिया और ना कहते वो ना अमेजिंग तौर पर ना वो उसके सारे अलामात दूर होना शुरू हो गए। हमने ये उस किताब से सीख के ना अपने क्लिनिक में बेतहाशा इसका इस्तेमाल किया, बार बार इसको कंफर्म किया, ठीक है जी। और इस सिम्टम पे तो ये बहुत ही कमाल का भला का काम करती है कोनियम मेकुलेटम इस सिम्टम पे, राइट। सो ये इसमें लिखा हुआ भी है कि बैचलर्स की दवाई है, बूढ़ों की दवाई है, लेकिन ये जो बात हमने किताब में पढ़ी सहरवर्दी साहब का, वो आपसे शेयर की, ठीक। तो इस सिम्टम पे हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कभी फेल नहीं होती। लीवर की ड्रॉप्सी में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें क्रॉनिक जॉइंटिस मिलता है या कोई लीवर का ट्रामा मिलता है, हिस्ट्री में उसका ट्रामा मिलता है कि लीवर पर कोई ब्लो, कोई मुक्का, कोई लात, कोई RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमें मिलता है या क्रॉनिक जॉइंटिस मिलता है, तो मैं कोनियम का इस्तेमाल करता हूँ क्लिनिकली, राइट। मैं कोई अलामत से नहीं लेता। अगेन मैं हिस्ट्री पे देता हूँ। अगर मुझे क्रॉनिक जॉइंटिस की हिस्ट्री मिलती है मैं जो क्लिनिक में करता हूँ, और अगर मुझे कोई ट्रॉमा मिलता है लीवर का, तो मैं कोनियम का इस्तेमाल करता हूँ। या मुझे अगर कंफर्म कैंसर मिलता है, तो कोई कार्सिनोमा मुझे मिलता है, कोई पार्टोसेलुलर कार्सिनोमा HCC मुझे मिलता है, तो मैं कोनियम का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आपका क्यूरेटिव भी है और ये आपका रेस्क्यू रेमेडी भी है। पेलिएटिव आप इसको नहीं कह सकते, ये डीप दवाई है, लेकिन इसको आप रेस्क्यू रेमेडी जरूर कह सकते हैं। हम इससे रेस्क्यू करते हैं 1M में, राइट। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? सो ये आपका एक पॉइंट हो जाता है कंप्लीट। नाउ अब हमने करना है पॉजिटिव अप्रोच, यानी ट्रीटमेंट ऑफ द बर्ड-चेरी सिंड्रोम अकॉर्डिंग टू द काज, राइट। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ना कंटिन्यू करते हैं अपना जो हमारा कॉजेशन पे ट्रीटमेंट है बर्ड-चेरी सिंड्रोम का।